इंडियन ज्योग्राफी मैप एटलस की क्लास के अंतर्गत अभी तक जो हमने पढ़ा, पिछले जितने भी लेक्चर हुए हैं उसके अंतर्गत भारत का राजनीतिक मानचित्रण आप लोगों को मैंने शुरुआत वहीं से किया था आधारभूत क्लास के तौर पे। इसके बाद भारत का प्राकृतिक विभाजन हमने किया था। उसके तहत हिमालय वाला जो पूरा का पूरा सेक्शन है आपका, हिमालय पर्वत श्रेणी, उसकी पर्वत चोटियाँ, वहाँ पर अवस्थित जितने भी ग्लेशियर हैं, दर्रे हैं या घाटियाँ हैं, सारे टॉपिक वहाँ पे हमने कर लिया। नॉर्थ ईस्ट को हमने देख लिया, प्रायद्वीपीय पठार को भी हमने देख लिया। हम मैदानी क्षेत्र को देख रहे थे, उत्तर भारत के विशाल मैदान को। उसमें मैंने आप सभी को गंगा और जो सिंधु का मैदान है, इस मैदान को हमने सबसे पहले देखा। फिर गंगा और सिंधु के मैदान के बाद जो है हमारी चर्चा, हमारा डिस्कशन हुआ तो उत्तर भारत के विशाल मैदान के अंतर्गत सतलज गंगा का मैदान हमने देख लिया था। गंगा नदी का पूरा मैदान के बाद ब्रह्मपुत्र के मैदान के बारे में चर्चा हो गई थी। आज जो हमारा डिस्कशन होना है वो होना है जो कोस्टल प्लेन है, या फिर कह सकते हैं कि हमारी जो कोस्ट लाइन है, तट रेखा है, और तट रेखा और पश्चिमी घाट, पूर्वी तट रेखा और पूर्वी घाट दोनों के मध्य अवस्थित जो कोस्टल प्लेन है, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान, इनके बारे में हमें चर्चा करनी है, इनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आज के सेशन में आप सभी को मैं डिटेल से पढ़ाने वाला हूं कोस्टल प्लेन, है ना, तटीय मैदान आप लोगों को डिटेल से पढ़ाने वाला हूं। तो सभी लोग पेन कागज ले लीजिए, अपना मानचित्र ओपन कर लीजिए, और कुछ चीज़ें बोलता जाऊंगा, आप लोग लिखते भी जाइएगा फैक्ट के तौर पे। तो हेडिंग सबसे पहले आप लोग डाल लीजिए तटीय मैदान, हेडिंग डाल लीजिए तटीय मैदान, तटीय मैदान, तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन, कोस्टल प्लेन्स। तो जैसे कि आपको पता है कि भारत की जो परिस्थिति है, अवस्थिति है, तो आज के टॉपिक में हमें पढ़ना है तटीय मैदान के बारे में, कोस्टल प्लेन के बारे में। तो आपका जो प्रायद्वीपीय पठार है ना, इस प्रायद्वीपीय पठार के दोनों किनारों पर, ये जो बीच वाला प्रायद्वीपीय पठार है, इसके दोनों किनारों पर ये जो तट रेखा है, इधर की तट रेखा को पश्चिमी तट रेखा कहते हैं। ये आपकी है पश्चिमी तट रेखा, जिससे समुद्र की सीमा टच करती है, उसे तट रेखा कहते हैं। ठीक है, और इधर है आपकी पूर्वी तट रेखा, ये आपकी है पूर्वी तट रेखा। तो पूर्वी तट रेखा से लेकर के पूर्वी घाट तक, है ना, यहाँ पर पूर्वी घाट अवस्थित है, मैंने आपको बताया है पिछली क्लासेस में। यहाँ पे तटीय मैदान है, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पर कोस्टल रेंज है, ये आपकी एक इमेज है, इस इमेज से आपको क्लियर हो जाएगा। ये इमेज आप देख रहे हैं, ये आपका है कोस्टल प्लेन, इसको बोलते हैं पूर्वी तटीय मैदान। ये आपका है, इसको बोलते हैं पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, और इसको बोलते हैं पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। तो प्रायद्वीपीय पठार का जो दक्षिणी वाला हिस्सा है, इसके दोनों किनारों पर, पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर संकीर्ण, यानी संकीर्ण मतलब ये बहुत चौड़े तटीय मैदान नहीं, बहुत पतले तटीय मैदान है। तो संकीर्ण तटीय मैदानों का विस्तार है, संकीर्ण तटीय मैदानों का विस्तार है। तो आज हम डिटेल में समग्रता से इन तटीय मैदानों को पढ़ने जा रहे हैं, इनको समझने जा रहे हैं। इसमें जो भी चीज़ें होंगी प्रमुखता से मैं आज बताऊंगा, और इन दोनों टॉपिक को कंप्लीट करके ही आज के सेशन में हम लोग उठेंगे। तो ये जो आपका सबसे पहले पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान आपका पूर्वी तटीय मैदान की अपेक्षा ज़्यादा संकीर्ण है, ज़्यादा चौड़ा नहीं है। ये कथन के तौर पे पूछा जा सकता है आपसे कभी भी। ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है आपका, ये क्या है आपका, बहुत संकीर्ण है और बहुत कटा छटा है, मतलब कटा छटा बहुत है ये मैदान। ठीक है, यहाँ पे कटा छटा बहुत है ये मैदान, जबकि पूर्वी मैदान आपका ये चौड़ा बहुत ज़्यादा है और समतल है। तो पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा और समतल है, चौड़ा एवं समतल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें पूछी जा सकती है, ये कथन दे सकता है, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ देता है, पीसीएस में पूछ देता है। ठीक है, और पश्चिमी तटीय मैदान आपका संकीर्ण है, यानी कम चौड़ा है
और कटा फटा है, कटा फटा तट है। एक और यहाँ पर विशेषता है कि जो पूर्वी तटीय मैदान पर गिरने वाली नदियाँ हैं ये अपने साथ एस्चुरी बनाती हैं, ज्वार नदमुख बनाती हैं, ज्वार नदमुख, नदमुख बनाती हैं, और इसको बोलते हैं एस्चुरी। और जो पूर्वी तटीय मैदान के पास गिरने वाली नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में जल गिराती हैं, ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। कारण क्या है, ये जो मैदान है आपका पश्चिमी तटीय मैदान है, ये मैदान बहुत स्टीप है। स्टीप का मतलब है कि बहुत ज़्यादा ढलान, बहुत ज़्यादा है, इसमें बहुत ज़्यादा ढाल है, जिसके कारण से नदियाँ यहाँ पर लाए हुए अवसादों को रोक नहीं पाती हैं। और ये मैदान जो है यहाँ पर ढलान कम है, ढाल कम है, ढाल बहुत कम है यहाँ पर, और यहाँ पे ढाल बहुत ज़्यादा है। तो इससे नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों का जमाव हो जाता है, और उस जमाव के कारण से नदियाँ कई वितरिकाओं में बंट जाती हैं और डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर डेल्टा का निर्माण होता है क्योंकि ये इसका ढाल कम है, मंद है ढाल, और इसका तीव्र है ढाल। तो पश्चिमी घाट या पश्चिमी तटीय मैदान, इसका ढाल कैसा है, तीव्र है, ठीक है, इसका ढाल कैसा है, मंद है। ये सब बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए ताकि कभी कोई गड़बड़ ना हो। पूर्वी तटीय मैदान की नदियां डेल्टा बनाती हैं, पश्चिमी तटीय मैदान की नदियां क्या बनाती हैं, एस्चुरी का या ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, ठीक है। अब दोनों को डिकोड करेंगे, दोनों के बारे में चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। पहले आपको पश्चिमी तटीय मैदान पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको पूर्वी तटीय मैदान पढ़ाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे आप एक ब्लैक कलर की जो रेखा देख रहे हैं, संकीर्ण रेखा देख रहे हैं, यही आपकी ज्वार नदमुख है, ठीक है। ज्वार नदमुख नदियाँ देखिए इधर, ज्वार नदमुख मतलब एस्चुरी। ये जैसे यहाँ पे आती है नर्मदा नदी, आपकी नर्मदा नदी इस तरीके से अपना जो है, जैसे नदी यहाँ पे कोई नदी है तो वो मुख की तरह, इसको बोलते हैं ज्वार नदमुख। और डेल्टा जो होता है, नदियाँ कई वितरिकाओं में बंट जाती हैं, ठीक है, त्रिभुजाकार आकृति बनाती हैं, ठीक है। और ये मुखाकार आकृति होती है, मुखाकार आकृति होती है, त्रिभुजाकार आकृति होती है डेल्टा। तो बेसिक इनमें ये डिफरेंस होता है, ठीक है। अब चलिए आगे इनके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। देखिए इनका निर्माण कैसे होता है, इन मैदानों का। इन मैदानों का निर्माण है कि पठारी भागों से, जो प्रायद्वीपीय पठार है, यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, नर्मदा है, ताप्ती है, शरावती है, मांडवी है, जुआरी है, पेरियार है, भरतपूजा है, गंगावेली है, नेत्रावती है, ऐसी बहुत सारी नदियाँ बहती हैं पश्चिमी घाट में। पूर्वी घाट में भी खूब सारी नदियाँ बहती हैं, है ना, सब पता है आपको, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, वैगई है, पेन्नेरू है, बहुत सारी नदियाँ यहाँ पे बहती हैं। तो इन नदियों के द्वारा प्रायद्वीपीय पठारी भाग से बहुत सारे अवसादों को काट करके यहाँ पर लाकर उनका जमाव कर दिया जाता है, उनका निक्षेपण कर दिया जाता है। तो जो प्रायद्वीपीय पठार में बहने वाली नदियाँ हैं, ये अपने साथ अवसादों को लाकर यहाँ पर निक्षेपित कर देती हैं, ठीक है। दूसरा जो यहाँ पे ये समुद्र है, अरब सागर है, और इधर बंगाल की खाड़ी है, इसके द्वारा समुद्री तरंगों के द्वारा, यहाँ पे जो समुद्र है और समुद्री तरंगों के द्वारा भी यहाँ पर अवसादों का निक्षेपण किया जाता है। तो समुद्री तरंगों प्लस नदियों के माध्यम से इसका निर्माण किया गया है। समुद्री तरंगों, ये पूछा जाता है कभी भी, तो बिल्कुल इनका भी योगदान है। समुद्री तरंगों प्लस यहाँ पर नदियों द्वारा लाए गए अवसाद, ठीक है, नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से इनका निर्माण हुआ है, ठीक है, मैदानी क्षेत्र का निर्माण हुआ है। पश्चिम वाले क्षेत्र में ये जो अरब सागर का हिस्सा है, अरब सागर से लेकर के पूरब में बंगाल के खाड़ी तक के क्षेत्र में ये पूरा का पूरा कोस्टल क्षेत्र आपका फैला हुआ है, विस्तृत हुआ है। और लगभग 6100 किलोमीटर की तटरेखा है भारत की, मुख्य भूमि की तटरेखा 6100 किलोमीटर है। कितनी है, 6100 किलोमीटर की ये तटरेखा है या तटीय मैदान है। ये टोटल आपकी तटरेखा 6100 किलोमीटर की है, तो ये तटीय मैदान भी आपका लगभग 6100 किलोमीटर के क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। और देखा जाए तो इसको दो भागों में बांटा जा सकता है इस तटीय मैदान को। पहला आपका है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और दूसरा है आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। तो अब इसमें से एक एक को हम देखेंगे। सबसे पहले पश्चिमी तटीय मैदान को देखेंगे और इसके बाद फिर हम पूर्वी तटीय मैदान को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताता जाऊँगा, आप लोग लिखते जाइएगा, चिन्हित करते जाइएगा, ठीक है। ये आपका है, इसको दो भागों में बांटा जा सकता है, इस प्लेन को दो भागों में बांटा जा सकता है, इस प्लेन को दो भागों में बांटा जा सकता है।
ठीक है, ये है आपका पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान इसके बाद देखेंगे। सबसे पहले पश्चिमी तटीय मैदान को एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। तो पश्चिमी तटीय मैदान जो है ये आपका पश्चिमी घाट वाला और अरब सागर वाला क्षेत्र, ये अरब सागर है और यहाँ पे पश्चिमी घाट है। तो गुजरात का जो आपका उत्तर में यहाँ पे रन ऑफ कच्छ है, तो ये आपका उत्तर में रन ऑफ कच्छ गुजरात से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक है, केप केमोरिन तक है। ठीक है, दक्षिण में यहाँ पर कन्याकुमारी है, तो कन्याकुमारी से लेकर गुजरात के तट तक अवस्थित है ये। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, यहाँ से लेकर के रन ऑफ कच्छ है, यहाँ पे रन ऑफ कच्छ है, ये आपका ये तटीय मैदान है, यहाँ पे रन ऑफ कच्छ है, यहाँ तक ऊपर से देखिए ये वाले हिस्से से यहाँ पे केप केमोरिन तक है पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक है, तो पश्चिमी तटीय मैदान आपका कहाँ से कहाँ तक है, गुजरात के, लिखते जाइए आप लोग, लिखते जाएं, रन ऑफ कच्छ से लेकर के, रन ऑफ कच्छ से लेकर के इस हिस्से से लेकर के कन्याकुमारी तक या केप केमोरिन तक है पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक है, अब इसमें क्या क्या अवस्थितियां हैं, यहाँ पे कौन कौन से महत्वपूर्ण जो है तटीय शहर भी हैं, सबके बारे में एक एक करके हम देखेंगे, सबके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, जो ये है इसको 4 भागों में बांट देते हैं, इस तट क्षेत्र को भी हम 4 भागों में बांटते हैं। ठीक है, 4 भागों में इसको हम बांटते हैं, 4 भागों में बांटते हैं, अभी देखेंगे एक एक करके, 4 भागों में इसको हम बांट देते हैं। चार भागों में इसको हम बांटते हैं। पहला है गुजरात का मैदानी क्षेत्र, गुजरात का मैदानी क्षेत्र, ये गुजरात का मैदानी क्षेत्र है। फिर यहाँ पे आप पर ये आपका कोंकण कोस्ट है, कोंकण तट है। फिर यहाँ से लेकर के आपका ये कन्नड़ तट है, कन्नड़ तट है, और इसके बाद आपका मालाबार तट है। ठीक है, तो इसको 4 भागों में देखते हैं। अब 4 भागों में क्या क्या अवस्थित है यहाँ पे, इनको भी देखने का प्रयास करेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इस पूरे मैदान की औसत चौड़ाई 65 किलोमीटर है। कितनी है औसत चौड़ाई इसकी? पश्चिम ये वाले हिस्से में, ये वाले हिस्से में, जो पश्चिम वाला हिस्सा है, लगभग 65 किलोमीटर इसकी औसत चौड़ाई है। 65 किलोमीटर की औसत चौड़ाई है, और कहीं कहीं पर ये तट 10 किलोमीटर ही चौड़ा है, कहीं कहीं पर ये जो है आपका 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर ही चौड़ा है। तो ये गुजरात वाले क्षेत्र में इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, गुजरात वाले क्षेत्र में इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। धीरे धीरे इसकी चौड़ाई कम होती जाती है, संकीर्ण होती जाती है। ठीक है, गुजरात वाले क्षेत्र में ये कहीं कहीं पे। तो एक चीज़ और समझिएगा, ये तट जो है आपका अरब सागर में काफ़ी हिस्सा इसका जलमग्न है। पश्चिमी तटीय मैदान को जलमग्न तटीय मैदानों के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे आपने द्वारका का नाम सुना होगा, द्वारका शहर का नाम सुना होगा, ऐसा विश्वास है कि एक पौराणिक शहर द्वारका था, जो इस समय पश्चिमी तट का हिस्सा था, पश्चिमी तट पे अवस्थित था गुजरात वाले क्षेत्र में। अब ये जलमग्न हो गया है, पानी में डूब गया है। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण का यहीं पर आवास स्थान था, निवास स्थान था। तो जो द्वारका है आपका, द्वारका सिटी जिसके बारे में हम बात करते हैं, तो इसीलिए कहते हैं कि पश्चिमी तटीय मैदान का बहुत सारा हिस्सा अरब सागर में डूबा हुआ है। ये यहाँ पे कहीं पे द्वारका वाला क्षेत्र है, जो द्वीप, तो द्वारका वाला क्षेत्र अब पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा हुआ करता था, जो कि जलमग्न हो गया। इसलिए पश्चिमी तटीय मैदान को जलमग्न तटीय मैदान की श्रेणी में रखा जाता है। किसके श्रेणी में रखा जाता है? जलमग्न तटीय मैदान की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो जलमग्न तटीय मैदान है, ये जो अरब सागर में बहुत सारा हिस्सा इसका जलमग्न हो गया है, उसके कारण से इस क्षेत्र में बहुत सारे बंदरगाहों का विकास हुआ है, प्राकृतिक बंदरगाहों का विकास हुआ है, और यहाँ पर बहुत सारे पोर्ट बनाए गए हैं, बहुत सारे बंदरगाह छोटे बड़े बनाए गए हैं, जिनसे देश का इंटरनेशनल ट्रेड होता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम समझने का प्रयास करेंगे। अब गुजरात से लेकर केरल तक इसको हम 4 भागों में बांटते हैं। 4 भाग कौन कौन से हैं, सारे एक एक करके आप लोग लिखते जाइएगा, और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये सारे के सारे मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, सारे के सारे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 4 भागों में इसको हम बांटते हैं। पहला है आपका गुजरात का मैदानी क्षेत्र, 4 भागों में हम इसे बांटते हैं, 4 भागों में इसे हम बांटते हैं।
सबसे पहला है गुजरात का क्षेत्र, ये है गुजरात का मैदानी क्षेत्र। सबसे पहला ये इसकी चौड़ाई ज़्यादा है अपेक्षाकृत बाकी अन्य मैदानी क्षेत्रों से। नंबर 1 है गुजरात का, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे है आपका, गुजरात के बाद दूसरे नंबर पे है आपका, ये है आपका कोंकण तट, ये आपका है कोंकण तट। ये महाराष्ट्र और गोवा वाला तट है, कोंकण तट है। इसके बाद जो आपका है वो है ये वाला हिस्सा, ये है आपका कन्नड़ तट, और कन्नड़ तट के बाद अंतिम है आपका लास्ट है मालाबार तट, ये वाला हिस्सा मालाबार तट। सबसे पहले गुजरात तट के बारे में कुछ बातें आपको बताएं। गुजरात का तट जो है रन ऑफ कक्ष से प्रारंभ होता है, और जो काठियावाड़ क्षेत्र है गुजरात का तटवर्ती भाग, यहाँ तक ये अपलिफ्टमेंट के कारण से बना है। यहाँ पर जो समुद्री निक्षेप हैं, जो समुद्र के द्वारा यहाँ पर जल लाया गया है, तो समुद्री निक्षेपों के परिणाम स्वरूप ये आपका जो है ये वाला हिस्सा, ये यहाँ का समुद्री निक्षेपों के परिणाम स्वरूप बना है ये, ठीक है। तो अपलिफ्टमेंट इसका हुआ है, मतलब ये एक यहाँ पर लगातार समुद्री निक्षेप या समुद्र के द्वारा अवसादों का जमाव किया गया इस क्षेत्र में, इस कारण से ये हिस्सा उभर के सामने आ गया है। तो कच्छ से लेकर काठियावाड़ तट वाला क्षेत्र जो आपका है, इसे गुजरात का मैदान कहते हैं। और इसका निर्माण कैसे हुआ है? इसका निर्माण हुआ है समुद्री निक्षेपों के अपलिफ्टमेंट के कारण से, उनके जमाव के कारण से, अवसादी जमाव के कारण से। तो सबसे पहला हिस्सा इसका है गुजरात का मैदान, गुजरात कोस्टल प्लेन। दूसरा है आपका कोंकण का मैदान। तो उत्तर में दमन वाले क्षेत्र से लेकर, यहाँ पे दमन द्वीप है ना, उत्तर में दमन वाले क्षेत्र से लेकर दक्षिण में गोवा तक लगभग 530 किलोमीटर, 530 किलोमीटर का टोटल लंबाई है इस मैदान की, कोंकण तट की। कोंकण तट की लंबाई कितनी है? 530 किलोमीटर। याद रखिएगा, कोंकण तट की लंबाई है 530 किलोमीटर, और ये लगभग 30 से 35 किलोमीटर चौड़ा है ना। कहीं कहीं पे 50 किलोमीटर भी चौड़ा है, तो 35 से 50 किलोमीटर चौड़ा है आपका कोंकण तट, ठीक है। इसकी चौड़ाई कितनी है? 35 से 50 किलोमीटर तक की चौड़ाई है। इसके बाद है आपका कन्नड़ तट। कन्नड़ तट जो आपका है, ये गोवा से लेकर के, गोवा के आगे मतलब कर्नाटक वाला क्षेत्र जहां से प्रारंभ हो जाता है, तो उत्तर में गोवा से लेकर दक्षिण में मंगलुरु तक है ना। कर्नाटक का क्षेत्र यहाँ पे गोवा से प्रारंभ होता है और मंगलुरु तक है, कर्नाटक की सीमा तक ये पूरा तट जो आपका है। तो ये आपका लगभग 525 किलोमीटर लंबा है। कितना है? 525 किलोमीटर लंबा है ये तट, ठीक है। 530 किलोमीटर है कोंकण तट, और कन्नड़ तट आपका है 525 किलोमीटर। कौन सा तट है ये? आपका कन्नड़ तट, कन्नड़ तट, कन्नड़ तट ये आपका है कोंकण तट। तो क्रम भी आता है, क्रम भी याद रखिएगा इनको। सबसे पहले गुजरात का मैदान है, इसके बाद आपका कोंकण का मैदान है, फिर आपका है कन्नड़ का मैदान, ठीक है। अब यहाँ पर कन्नड़ के मैदान का जो ये लगभग 8 से 24 किलोमीटर चौड़ाई है इसकी, 525 किलोमीटर टोटल इसका है, और 8 से 24 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है आपका मालाबार तट। मालाबार तट उत्तर में मंगलुरु वाले स्थान से, मंगलुरु से प्रारंभ होता है और दक्षिण में तमिलनाडु तक है, कन्याकुमारी तक। यहाँ पे है आपका मंगलुरु, मंगलुरु से कन्याकुमारी तक है आपका मालाबार तट। मंगलुरु से कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ तक अवस्थित है आपका मालाबार तट। कहाँ से कहाँ तक है? मंगलुरु से लेकर के कन्याकुमारी तक अवस्थित है, ठीक है। और लगभग ये 550 किलोमीटर है। कितना है? 550। तो इन चारों मैदानों में से, पश्चिमी तटीय मैदान में से सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? ये आपका मालाबार तट का मैदान, मालाबार तट। फिर इसके बाद आपका आता है कोंकण तट लंबाई के हिसाब से, फिर आपका आता है कन्नड़ तट, और फिर आपका गुजरात का मैदान आता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो उत्तर में मंगलुरु से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक आपका अवस्थित है मालाबार तट। ये केरल के तट को ही मालाबार तट कहते हैं। लगभग 20 से लेकर के 100 किलोमीटर तक चौड़ा है ये। कितना चौड़ा है? 20 से लेकर के 100 किलोमीटर तक चौड़ा है। अब इस वाले तटीय मैदान का क्षेत्र बहुत कटाफटा है, यहाँ पे बहुत सारा कटाफटा क्षेत्र है। तो समुद्र का पानी जो है भूमि वाले क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। इसको बोलते हैं बैक वाटर, पश्च जल बोलते हैं।
है ना। समुद्र का पानी जब प्रवेश कर जाता है, समुद्र का पानी जब भूमि वाले क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है तो इसको बोलते हैं बैक वाटर। केरल में इन्हें कयाल कहा जाता है। केरल में इन्हें क्या कहा जाता है? कयाल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसे समुद्र का पानी यहाँ पे देखें ना, चिल्का लेक है, चिल्का लेक में भी समुद्र का पानी ही प्रवेश कर गया, बंगाल की खाड़ी ही भूमि में प्रवेश कर गई है ना। तो जब समुद्र का पानी भूमि में प्रवेश कर जाए तो वहां पे झील का निर्माण होता है। झील को लैगून कहा जाता है। खारे पानी की झील का निर्माण होता है जिसे हम लैगून कहते हैं। उन्हीं लैगून को केरल में कयाल कहा जाता है। पहले इसे बताइए, क्लियर हुआ आप लोगों का कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोगों का? ठीक है। कई बार समुद्र का पानी भूमि के अंदर प्रवेश कर जाता है संकीर्ण मार्ग के माध्यम से, और वहां पर एक झील का निर्माण हो जाता है। यहाँ पे कई सारी झीलें हैं, वेम्बनाद झील है, अष्टाईमुड़ी झील है। तो अब आपसे कभी कयाल पूछा जाए तो कयाल गलत मत करिएगा। केरल में झीलों को कयाल कहते हैं। केरल में समुद्री झीलों को कयाल कहते हैं जिसमें समुद्र का पानी भूमि में प्रवेश कर जाता है। इनका दूसरा नाम लैगून भी कहते हैं। जैसे चिल्का झील लैगून का उदाहरण है, चिल्का झील आपका लैगून का उदाहरण है। केरल में इन्हीं लैगून झीलों को क्या बोला जाता है? कयाल भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कयाल क्या है, तो कयाल आपको पता रखना है। ठीक है। तो मालाबार तट में कयाल या बैक वाटर एक क्या है? विशेष प्रकार की स्थलाकृति है जिसको मछली पकड़ने के लिए, अंतःस्थलीय नौकायन के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे अंतःस्थलीय नौकायन भी होता है, जलमार्ग के तौर पे भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो पश्चिमी तटीय मैदान पे बहुत सारी नदियाँ भी यहाँ पर बहती हैं। जैसे कि आपका जो गुजरात वाला क्षेत्र है, गुजरात वाले क्षेत्र में माही और साबरमती, ये दो प्रमुख नदियाँ हैं। माही नदी और साबरमती नदी, ये गुजरात वाले क्षेत्र में बहती है। मैं नदियों वाले चैप्टर में इसको और क्लियर करूंगा। जो आपका गोवा वाला क्षेत्र है, यहाँ पे दो नदियां बहती है, मांडवी और जुआरी नदियां। गोवा वाले क्षेत्र पे दो नदियां बहती है, मांडवी जुआरी नदियां। नर्मदा और ताप्ती भी बहती हैं आपकी गुजरात वाले क्षेत्र में, नर्मदा ताप्ती, है ना। भड़ौच वाला क्षेत्र जो है, भृगुकक्ष वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आपकी नर्मदा नदी अपना मुहाना बनाती है। तो आपकी माही, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, इसके बाद आपकी मांडवी और जुआरी दो नदियां गोवा में बहती हैं। कर्नाटक में शरावती नदी है, गंगावेली नदी है, नेत्रावती नदी है। नेत्रावती नदी भी यहाँ पर बहती है ना। कर्नाटक वाले क्षेत्र में नेत्रावती की घाटी भी है यहाँ पे। इसके बाद जो है आपका नेत्रावती नदी के नीचे आपकी केरल की दो प्रमुख नदियां हैं, पेरियार नदी और भरतपूजा नदी। तो इस तरीके से इस क्षेत्र में बहुत सारी नदियां बहती हैं और ये नदियां ज्वार नदमुख बनाते हैं। ज्वार नदमुख बनाते हैं क्योंकि पश्चिमी ढाल बहुत ज़्यादा है और पश्चिमी ढाल के कारण से नदियां बहुत तीव्रगामी होती हैं और अपना पूरा अवसाद ये अरब सागर में लेकर के गिराती हैं। इन नदियों में मिट्टी का जमाव नहीं हो पाता है, इस कारण से अपने ये तटीय क्षेत्र पे जहाँ पर जाकर के समुद्र से मिलती हैं वहाँ पर डेल्टा की जगह ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। ठीक है। तो दक्षिण भाग में बहुत सारे लैगून झीलें पाई जाती हैं। बहुत सारी लैगून झीलों का मतलब ये है कि झील और झील में समुद्र के पानी का प्रवेश होता है। तो दक्षिणी भाग में कई सारे लैगून पाए जाते हैं। न्यू मंगलुरु और कोच्चि बंदरगाह में ऐसे बहुत सारे लैगून पाए जाते हैं। यहाँ पर कुछ अपशिष्ट मैदानों का निर्माण भी हुआ है। अपशिष्ट मैदानों के निर्माण के अंतर्गत सौराष्ट्र और कच्छ का मैदान मुख्य है। यहाँ पर बहुत सारे प्राकृतिक बंदरगाह भी पाए जाते हैं। प्राकृतिक बंदरगाह में से यहाँ पर कांडला पोर्ट, गुजरात में कांडला पोर्ट है। गोवा वाले क्षेत्र में मझगांव है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। मुंबई खुद एक पोर्ट सिटी है, मुंबई में पोर्ट है। मरमा गोवा, ये आपका गोवा वाले क्षेत्र में पोर्ट है। मंगलुरु पोर्ट कर्नाटक का पोर्ट है और जो केरल है वहाँ पे कोच्चि पोर्ट है। तो इस पश्चिमी घाट में बहुत सारे पोर्टों का भी निर्माण हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे पोर्टों का भी निर्माण हुआ है इस वाले क्षेत्र में। ठीक है। तो पश्चिमी तटीय मैदान बहुत संकीर्ण है, बहुत पतला है। पश्चिमी तटीय मैदान बहुत संकीर्ण है, बहुत पतला है, कटा छटा मैदान है ये। लेकिन उत्तर में ये ज़्यादा चौड़ा होता जाता है। जैसे जैसे हम उत्तर की तरफ जाते हैं ज़्यादा चौड़ा होता जाता है। गुजरात में ये मैदान सबसे ज़्यादा चौड़ा हो जाता है। मुंबई से लेकर गुजरात तक ये मैदान काफ़ी चौड़ा हो जाता है, इसकी चौड़ाई ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। दक्षिण की ओर जैसे जैसे जाते हैं ये मैदान सकरा हो जाता है। तो ये कथन के तौर पे चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, आपको इनको याद रखना है सभी को। ठीक है। इसकी चौड़ाई
जैसे जैसे ये पूरा पर्टिकुलर है ना आपका, ये वाला क्षेत्र यहाँ पे मुंबई में, यहाँ पे इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा है इस मैदान की, यहाँ पे इस मैदान की चौड़ाई बहुत ज़्यादा है। फिर जैसे जैसे दक्षिण की ओर जाते हैं ये सकरा होता जाता है, ठीक है। यहाँ पर यहाँ तक इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा है ना, ठीक है। तो ये संकीर्ण है और कम चौड़ा बंदरगाह तटीय मैदान है ये। यहाँ पे कई सारे बंदरगाह पाए जाते हैं, कांडला पोर्ट पाया जाता है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पाया जाता है, इसी को न्यावा सेवा पोर्ट भी कहते हैं, मुंबई पोर्ट पाया जाता है, मर्मुगोआ पोर्ट पाया जाता है, मंगलुरु पोर्ट पाया जाता है, कोच्चि पोर्ट पाया जाता है, ठीक है। बाकी बंदरगाहों का एक चैप्टर लेकर आऊँगा, वहाँ पे मैं सारे के सारे पोर्ट वगैरह हर चीज़ आपको बताऊँगा। अब बात करते हैं पूर्वी तटीय मैदान की। तो पूर्वी तटीय मैदान जो आपका है, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्वर्ण रेखा नदी है। यहाँ पर ये वाले क्षेत्र में यहाँ पे एक नदी बहती है, स्वर्ण रेखा नदी। यहाँ पे एक नदी जल गिराती है और ये नदी जो है आपकी कहाँ से कहाँ, ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की सीमा रेखा भी बनाती है स्वर्ण रेखा नदी। तो स्वर्ण रेखा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक अवस्थित है पूर्वी तटीय मैदान। कहाँ से कहाँ तक है? स्वर्ण रेखा नदी से लेकर के 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 कन्याकुमारी तक अवस्थित है आपका पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान स्वर्ण रेखा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक अवस्थित है आपका पूर्वी तटीय मैदान, ठीक है। ये पहले सबसे पहले इसको मेंशन कर लीजिए आप लोग, ठीक है। चौड़ाई इसकी पश्चिमी तट की अपेक्षा ज़्यादा है, लगभग औसत चौड़ाई इसकी 120 किलोमीटर है, औसत चौड़ाई 120 किलोमीटर है। इसकी लगभग 65 किलोमीटर थी और इसकी आपकी 120, तो जस्ट डबल है ना, चौड़ाई ज़्यादा है पूर्वी तटीय मैदान की, ठीक है, चौड़ाई ज़्यादा है। और यहाँ पर जितनी भी नदियाँ बहती हैं, चाहे वो महानदी हो, गोदावरी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, वो सभी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है। यहाँ पर विस्तृत डेल्टा का निर्माण करती हैं और ये तट थोड़ा सा उभरा हुआ तट है। इसका एक तो तट का जो है कह सकते हैं कि जो इस तट का ढाल है वो मंद है ना, यहाँ पे तीव्र वेग नहीं है, तो इस कारण से ये तट थोड़ा उभरा हुआ तट है। उभरा हुआ तट होने के कारण से यहाँ पे प्राकृतिक पोर्ट बहुत कम है, मतलब कि कृत्रिम बंदरगाह ज़्यादा हैं, प्राकृतिक कम है। प्राकृतिक बंदरगाह कुछ हैं, जैसे विशाखापट्टनम हो गया, चेन्नई हो गया, लेकिन यहाँ पे कृत्रिम बंदरगाह ज़्यादा है, प्राकृतिक कम है। तो उभरा हुआ तट होने के कारण से यहाँ पर बंदरगाह पोताश्रय बहुत कम बने हुए हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण भी यहाँ पे बहने वाली नदियाँ और जो समुद्र के द्वारा निक्षेपण किया गया है, उनके द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण या अवसादों के जमाव के कारण से पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर कई सारी लैगून झीलें पाई जाती हैं, जैसे एक लैगून झील आपकी पाई जाती है पुलिकट लेक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बॉर्डर पर पुलिकट लेक पाई जाती है, और यहाँ पर चिल्का लेक पाई जाती है, ठीक है, यहाँ पर पाई जाती है चिल्का लेक। ये आपकी चिल्का उड़ीसा में पाई जाती है, भारत की सबसे बड़ी एक खारे पानी की झील है चिल्का लेक। और यहाँ पे पुलिकट झील, इसी पे श्रीहरिकोटा जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वो यहीं पर अवस्थित है, पुलिकट लेक में ही अवस्थित है, ठीक है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा बनाती है पुलिकट लेक, और ये आपकी चिल्का लेक। तो ये लैगून झीलों का यहाँ पे अवस्थिति है इस पर्टिकुलर तट पे, ठीक है। तो दो प्रमुख लैगून झीलें यहाँ पर पाई जाती हैं पूर्वी तटीय मैदान पे, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, चिल्का महानदी डेल्टा के दक्षिण में अवस्थित है। कई बार ये एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, महानदी जस्ट इसके ऊपर है, महानदी ये है महानदी, तो महानदी डेल्टा के दक्षिण में अवस्थित है चिल्का झील, महानदी डेल्टा के दक्षिण में अवस्थित है चिल्का झील, इसमें भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और जो पुलिकट झील है वो चेन्नई नगर के उत्तर में अवस्थित है, चेन्नई यहाँ पड़ता है आपका, चेन्नई यहाँ पे पड़ता है, तो चेन्नई के उत्तर में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? चेन्नई के
उत्तर में अवस्थित है आपका, चेन्नई के उत्तर में अवस्थित है पुलिकट झील। लोकेशन वाइज ऐसा भी प्रश्न पूछने लगा है, ठीक है। इसके अलावा कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा, दो नदियां हैं यहाँ पे आपकी, एक तो ये गोदावरी नदी है आपकी, ठीक है, और ये आपकी कृष्णा नदी है। ये दक्षिण भारत की दो प्रमुख और बड़ी नदियां हैं। दोनों के डेल्टाओं के बीच एक नदी, एक झील है जिसका नाम है कोल्लेरू झील। यहाँ पे एक और झील पड़ती है जिसका नाम है कोल्लेरू झील। तो कोल्लेरू झील जो है गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टाओं के मध्य अवस्थित है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टाई झील भी पाई जाती है। कोल्लेरू और कोल्लेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा के मध्य है, इसको बोलते हैं डेल्टाई झील। तो चिल्का भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, खारे पानी की झील है, यहीं अवस्थित है। और यहाँ पे कृष्णा और गोदावरी के मध्य एक लैगून झील न पा करके यहाँ पे डेल्टा झील पाई जाती है जिसका नाम है कोल्लेरू झील। झील वाला जो हम चैप्टर देखेंगे उस पे देखेंगे। पूर्वी तट को 3 भागों में बांटा जाता है। पूर्वी तट मैदान को 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो ये है आपका, ठीक है, ये है, इसको बोलते हैं उत्कल तट, यहां से अवस्थित है। एक मिनट, ये आपका है उत्कल तट, ये आपका है उत्कल तट, है ना। 3 भागों में अवस्थित है ये। आपको इसको 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है उत्कल का मैदान, दूसरा है आंध्रा का मैदान, तीसरा है तमिलनाडु का मैदान, ठीक है। 3 प्रकार के तट हैं। दूसरा है आपका ये, एक मिनट, आप लोग भी मानचित्र में ही बनाते जाइएगा। पहला आपका उत्कल का मैदान, ये आपका उत्कल का मैदान है, ये आंध्र प्रदेश। उत्कल का मैदान, आंध्र प्रदेश की सीमा तक है ये, ठीक है, आंध्र प्रदेश की सीमा तक अवस्थित है उत्कल का मैदान। उत्कल के मैदान के बाद दूसरा है आंध्रा का मैदान, ये पूरा आपका आंध्र प्रदेश का मैदान कहा जाता है इसको, यहाँ तक है। और इसके बाद आपका जो है वो है तमिलनाडु का मैदान, ये पूरा आपका तमिलनाडु का मैदानी क्षेत्र है, ठीक है। तो अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। उत्कल का मैदान उड़ीसा का जो तट है उसके सहारे 400 किलोमीटर है, ये 400 किलोमीटर है आपका, ठीक है। 400 किलोमीटर आपका उड़ीसा का मैदान है। और यहाँ पे महानदी का डेल्टा है, और महानदी का डेल्टा वाला क्षेत्र यहीं पे अवस्थित है। लगभग इसकी चौड़ाई 100 किलोमीटर के आसपास इस मैदान की चौड़ाई है टोटल, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे जो है ये है आंध्रा का मैदान। तो इसका जो विस्तार है वो है बेरहमपुर पड़ता है यहाँ पे, ये बॉर्डर में है आपका बेरहमपुर, आंध्र प्रदेश में बेरहमपुर पड़ता है। बेरहमपुर से लेकर के पुलिकट झील तक है इसका विस्तार, ठीक है। इस मैदान का विस्तार, आंध्र प्रदेश के मैदान का विस्तार जो है आपका कहाँ से कहाँ तक है, आंध्र प्रदेश के मैदान का विस्तार बेरहमपुर से लेकर पुलिकट झील तक है। कहाँ तक है, बेरहमपुर से लेकर पुलिकट झील तक है। और यहाँ पर कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टाओं ने इस मैदान का निर्माण करने में प्रमुख योगदान दिया है। इसके बाद तमिलनाडु का मैदान जो है वो पुलिकट झील से लेकर कन्याकुमारी तक है, या कुमारी अंतरीप तक है, ठीक है। पुलिकट झील से लेकर कन्याकुमारी तक अवस्थित है आपका तमिलनाडु का मैदान। लगभग 665 किलोमीटर, सबसे लंबा मैदान यही है। 675 किलोमीटर, माफ़ करिएगा, 675 किलोमीटर चौड़ा लंबाई है, और 100 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। 100 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, ठीक है, 100 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा वाला ये जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ पे महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पे हैं महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ उड़ीसा वाले क्षेत्र में ही है, ठीक है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश वाला जो क्षेत्र है आपका, यहाँ पर ही है महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ यहाँ पे अवस्थित है, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, उड़ीसा वाले क्षेत्र पे हैं आपका, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे क्वेश्चन आपको याद रखना चाहिए, भारत का जो औसत समुद्र तल है वो चेन्नई तट से मापा जाता है, क्योंकि ये बड़ा शांत तट है। भारत का सबसे औसत समुद्र तल जो नापा जाता है वो चेन्नई तट से नापा जाता है। समुद्र तल से ही
कोई भी उच्चावच की हाइट ली जाती है। तो भारत का औसत समुद्र तल कहाँ नापा जाता है? चेन्नई तट से। ये भी प्रश्न पूछता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चेन्नई में कई सारे बीच हैं, आपके पुलिन हैं, ठीक है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये समझ में आया आप लोगों को? तो ये आपके पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान, ये दो तटीय मैदान थे आप लोगों के। और इन तटीय मैदानों से जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे के सारे लगभग मैंने प्रयास किए कि आप लोगों के साथ डिस्कस किए जाएं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो द्वीपों से जुड़ा हुआ रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम द्वीपों की बात करेंगे। ठीक, ये हो गया कंप्लीट। यहाँ पे श्रीहरिकोटा है आपका, पुलिकट झील पे ही श्रीहरिकोटा, या इसको बोलते हैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, उपग्रह केंद्र। यहाँ से उपग्रह भेजे जाते हैं, जितनी भी सैटेलाइट्स भेजी जाती हैं इसरो के द्वारा वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही भेजी जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका तटीय मैदानों से जुड़ी हुई जो जानकारी थी आपके साथ मैंने साझा की। कल की क्लास में मैं आपको भारत के सभी द्वीपों के बारे में पढ़ाऊँगा, जो द्वीपीय प्रदेश हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आज हमारा तटीय कोस्टल प्लेन वाला हिस्सा लगभग डिस्कस हो गया, मैंने आपको बता दिया। यही सारे प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। आज के सेशन में इतना ही हम डिस्कस करेंगे। कल के सेशन में भारत के सभी